जी हाँ, नमस्कार, शुभ संध्या। स्वागत है आप सभी का संस्कृत बाय सागर सर इस यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। चुनाव में ड्यूटी लगी हुई है, इस वजह से शायद मैं आप लोगों को जो मैराथन की बात चल रही थी वो नहीं दे पाया हूँ, और कोशिश करता हूँ कि कल आप लोगों के लिए टॉप 50 प्रश्न, ठीक है, टॉप 50 प्रश्न वो भी कोशिश करूँगा कि 3 बजे से पहले ही आपको प्रोवाइड करूँ। ठीक ठीक है, उस पर आज रात भर काम कर लेता हूँ, कल आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ ये, ठीक है। कुछ व्यस्तताएं थी, इस वजह से अब कई बार होता ही है ना कि चाहते हुए भी कुछ कर नहीं पाते हैं। और पीडीएफ की अगर आप लोगों को समस्या है तो संस्कृत बाय सागर सर इस नाम से टेलीग्राम है, इस पर आप लोग जुड़िएगा। और सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं, अभिव्यक्तात्मक कौशल की बात कर रहा है। अभिव्यक्ति का मतलब होता है प्रस्तुति करना। तो हम जब बोलते हैं तो बोलते समय आप अपनी भावों को, है ना, बोलते समय आप अपनी भावों को अभिव्यक्त करते हैं, और साथ साथ में लिखते समय भी, लिख करके भी भाव की अभिव्यक्ति होती है, ठीक है ना। अपने जस्ट सपोज समझ लीजिएगा कि अगर कोई व्यक्ति बोल नहीं पाता है तो वो अपनी भावों को कैसे अभिव्यक्त करता है, लिख करके। तो इसलिए बोलना और लिखना, है ना, तो भाषण और लेखन ये दोनों ही यहाँ पर अभिव्यक्तात्मक कौशल हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। और साथ साथ में श्रवण और पठन ये दो कौशल क्या हो जाएंगे, ग्रहणात्मक कौशल हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ग्रहणात्मक कौशल हो जाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। कौशलों के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण सवाल था ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर डी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि अगले सवाल को देखिएगा, उकार के कितने भेद हैं, आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि आपको पता है कि स्वर कितने हैं, 5 हैं संस्कृत में, अ ई उ री और री, है ना। ये ह्रस्व स्वर हैं, ध्यान रखिएगा, स्वर 5 हैं, इसका मतलब 5 मत समझ लीजिएगा, ह्रस्व स्वर 5 हैं, ठीक है। ये सब ह्रस्व स्वर हैं, ध्यान रखिएगा, ह्रस्व स्वर 5 हैं। इनमें से री केवल 12 भेद का होता है, बाकी सभी यहाँ पर कितने भेद के होते हैं, 18 भेद के होते हैं। इसको नोट करिएगा अच्छे से, ठीक है। ह्रस्व स्वर 5 होते हैं, इसको अक प्रत्याहार के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है अ का भेद कितने हैं तो 18 भेद हो जाएंगे, और ई का भेद कितना, 18, उ का भेद कितना, 18, और री का भेद कितना, 18, और ली का भेद कितना, 12, ध्यान रखिएगा। ये आरंभिक 4 वर्ण केवल 18 भेद वाले होंगे। इसके अतिरिक्त जो 5 वर्ण होते हैं 9 यानी स्वर अच प्रत्याहार के अंतर्गत, बाकी सभी के सभी केवल 12 भेद वाले होते हैं। इतना ध्यान रखिएगा भेद के संदर्भ में, क्योंकि सारा डिटेल्स में अब समझाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि हरिम अंतरा न सुखम, यानी हरि के बिना सुख नहीं है। यह किस सूत्र का उदाहरण है, आपसे सवाल पूछ रहा है। अंतरा अंतरेण युक्ते कालाध्वनोरत्यंत संयोगे अभिनिविशश्च अभितः परितः निकषा हा प्रतियोगेपि। ध्यान रखिएगा, अंतरा और अंतरेण इन दोनों के योग में, अंतरा का मतलब होता है बीच में और अंतरेण का मतलब होता है, ठीक है, बिना, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि, ठीक है, हरि के बिना सुख नहीं है। यहाँ पर अंतरा और अंतरेण में से एक यूज हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर इसी सूत्र का प्रयोग हुआ है ना। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कालाध्वन और अत्यंत संयोगे, ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार इस सूत्र को जरूर देखिएगा कारक प्रकरण के अंतर्गत। अभिनिविशश्च सन्मार्गम अभिनिविशते, यहाँ पर, ठीक है, सन्मार्गम अभिनिविशते, इसका बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है अभिनिविशते, बहुत, ठीक है, निविशते ये बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। यानी सन्मार्ग में प्रवेश करता है, अभि और नी और बी उपसर्ग पूर्वक, ठीक है, अभि और नी उपसर्ग पूर्वक विष धातु का प्रयोग होने पर उसकी आधार की कर्म संज्ञा होती है, ये बताता है। और अभितः परितः निकषा हा और प्रति, इन सभी शब्दों के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। एक बार द्वितीय विभक्ति को रिवाइज करने का काम किया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखिएगा, चटका में स्त्री प्रत्यय है। चटका शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, शायद कल भी हमने इसी प्रकार की कोई एक सवाल लिया था। चाप डाप टाप इनमें से कोई नहीं। आपके लेवल में अगर इस प्रकार के सवाल पूछता है टाप डाप चाप इत्यादि ऑप्शन में हो तो टाप लगा दीजिएगा, क्योंकि इसके अतिरिक्त, ठीक है, जो
अन्य प्रत्यय आपके लेवल पे नहीं लगाया जाता है। ये चाप और डाप प्रत्यय बहुत बड़े लेवल के टीजीटी पीजीटी लेवल के लिए हैं, तो ये यूपी टेट में आपसे नहीं पूछेगा। तो केवल टाप ही आपका आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। चटका, ठीक है, इसी प्रकार से अजा, अजा, सर्विका, बालिका इत्यादि में आपको ध्यान रखिएगा टाप प्रत्यय होगा। टाप में से आ बचता है केवल, तो वही आ यहाँ पर जुड़ रहा है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पा धातु को आदेश होता है पाती, पीवा या फिर पीवा, उपयुक्त सभी। ध्यान रखिएगा, इसी प्रकार से आपसे पूछ सकता है दृश्य धातु को आदेश होता है, तो दृश्य धातु को पश्य आदेश होता है। ठीक है, इसी प्रकार से पा धातु को पीवा आदेश होता है। ध्यान रखिएगा, पीवा आदेश होता है, इसलिए पीवती रूप चलता है। सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि तुभ्यम किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? तुभ्यम, ठीक है, ध्यान रखिएगा, युष्मत शब्द की बात करें तो युष्मत शब्द का चतुर्थी एक वचन का यह रूप है। तुभ्यम, युवाभ्यम, युष्मत, इस प्रकार से रूप चलता है। ठीक है, और यहाँ पर वैकल्पिक रूप को विशेष ध्यान देंगे आप लोग। और साथ साथ में, ठीक है, पीडीएफ अगर आप लोगों को नहीं मिल रहा है तो पीडीएफ के लिए आप लोग संस्कृत बाय सागर सर इस नाम से टेलीग्राम है, यहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर लेंगे साथ साथ में। ठीक है, एक बार फिर से युष्मत और अस्मत् शब्द के वैकल्पिक रूप को देखिएगा, अस्मत् शब्द के वैकल्पिक रूपों को जरूर देखिएगा एक बार। ठीक है, यहाँ पर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, वर्ण साम्यम डैश, यह किस अलंकार का लक्षण है? वर्ण साम्यम यानी वर्णों की समानता अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है या फिर उपमा है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ण साम्यम अनुप्रासः कहा गया है ना, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों ही जो अलंकार हैं शब्दालंकार हैं, शब्दालंकार है, श्लेष अलंकार अर्थालंकार के रूप में भी देखा जाता है। ठीक है, ये दोनों ही हैं वैसे तो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये तीनों को हम शब्दालंकार के अंतर्गत रखते हैं और उपमा जो है यहाँ पर अर्थालंकार है। ठीक है ना, अर्थालंकार है। ठीक है, और यहाँ पर अलंकार के संदर्भ में अगर हम समझ लें तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? भामह हैं। ठीक है ना, भामह है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक। और रस संप्रदाय की बात करें तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो भरत मुनि हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को, भरत मुनि के ग्रंथ का नाम क्या है? नाट्य शास्त्र है। ठीक, तो यहाँ पर अनुप्रास आपका आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि हिंदी 3 शब्द को नपुंसक लिंग संस्कृत में क्या कहेंगे? ठीक है, 3 को नपुंसक लिंग संस्कृत में क्या कहेंगे आपसे सवाल पूछ रहा है। त्रयम, त्रीणि, तीसरा, उपरिक्त सभी। तो यहाँ पर हम त्रयम नहीं बोलेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा, त्रीणि कहा जाता है। ठीक है, त्रीणि मित्राणि, त्रीणि पत्राणि, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संख्या को 1 से लेकर के 4 तक की संख्याओं को विशेष रूप से देखेंगे आप लोग। ठीक है, होमवर्क आप लोगों के लिए यहाँ पर बताते जा रहा हूँ। त्रिमुनि के अंतर्गत आते हैं पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, भारवी, माख और श्रीहर्ष और दंडी, सुबंधु एवं बाणभट्ट। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिमुनि के अंतर्गत पाणिनि, कात्यायन एवं पतंजलि को हम समावेश करते हैं। भारवी, माख एवं श्रीहर्ष ये बृहत्त्रयी के कवि हैं, बृहत्त्रयी के कवि हैं। बृहत्त्रयी की रचना को हमने किस में कहा है? किनेश नाम से हमने कहा था आपको संक्षेप में। दंडी, सुबंधु और वासवदत्त है ना, देखिएगा दंडी, सुबंधु एवं बाणभट्ट ये गद्यत्रयी के कवि हैं। गद्यत्रयी, गद्यत्रयी में दंडी की दशकुमार चरितम, सुबंधु की वासवदत्ता और बाणभट्ट की कादंबरी, इनको हम रखते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। आपका आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सांप को संस्कृत में कहा जाता है सर्पः, मृगः और बगुला और भौरा। ठीक है, ये यहाँ पर बकहा होना चाहिए था, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। और भौरा यानी षटपदः, षटपदः। ठीक है, षटपद का मतलब भौरा होता है, बक का मतलब बगुला होता है, और यानी हिरण। ठीक है, मृग का मतलब हिरण होता है और सर्प का मतलब सांप होता है, इसलिए कृष्ण सर्पः। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कृष्ण सर्पः बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है।
ठीक है। ये कर्मधारय समास का बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, ध्यान रखिएगा, कृष्ण सर्पः, ठीक है। इसे सांप के परिप्रेक्ष्य में इसको भी ध्यान रखा जाए। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय रीतिवाचक है? रीतिवाचक रीतिवाचक का मतलब कार्य करने की शैली को बतलाए, ठीक है। कथम का मतलब कैसे, संप्रति का मतलब अभी, अधुना का मतलब अभी या फिर अब, कदा का मतलब कब, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो कथम है आपके कार्य करने की शैली को दर्शाता है, इसलिए आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि संस्कृत को संस्कृत में ही पढ़ाया जाए, यह पंक्ति किस सिद्धांत पर आधारित है? आपको बताना है, यानी संस्कृत को संस्कृत में ही पढ़ाया जाए, इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ाया जाए, हिंदी को हिंदी में ही पढ़ाया जाए, जापानीज को जापानीज में ही पढ़ाया जाए, ठीक है, ठीक। और जो प्रेमी होते हैं उन प्रेमी को अपने ही मतलब प्रेम की भाषा में बतलाया जाए, ठीक। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये जो संस्कृत को संस्कृत में ही पढ़ाया जाए, ये किस सिद्धांत को फॉलो करता है? अभ्यास का सिद्धांत, उचित प्रतिक्रिया का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत। बेटा ये स्वाभाविकता का सिद्धांत कहता है, ध्यान रखिएगा। आप जिस भाषा का अध्यापन कर रहे हैं उसी भाषा में अगर कक्ष की संप्रेषण की प्रक्रिया को रखते हैं तो वहाँ पर कक्षा में स्वाभाविकता आने लगती है, इसलिए स्वाभाविकता का सिद्धांत इस चीज़ को फॉलो करता है, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ठीक है। उससे पहले पीडीएफ के लिए आपको संस्कृत बाई सागर सर इस नाम से टेलीग्राम है, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ज्वाइनिंग में दिक्कत आ रही हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस लिंक में क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप यानी टेलीग्राम पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। सह मातरम स्मरति का कर्मवाच्य होगा, वह माता को याद करता है। तुम अपनी प्रेमिका को याद कर रहे होंगे, तुम योगी बाबा को याद कर रहे होंगे, पता नहीं खुदा न खास्ता ये कोरोना के समय में, ठीक है, हमारा पेपर करवाया जा रहा है, तो ठीक है कोई बात नहीं। अब पेपर की भी मतलब पेपर को भी याद कर रहे होंगे, न जाने कैसा पेपर आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसलिए स्मरण जरूर करना, ध्यान रखना किसी न किसी रूप से, चाहे पाठ का स्मरण करिए चाहे कंटेंट का स्मरण करिए, है ना। सह मातरम स्मृति का कर्मवाच्य होगा, ठीक है। सह का आप क्या करेंगे, तेना में ले जाएंगे क्योंकि ये तृतीया का एक वचन है। मातरम को यहाँ पर कर्मवाच्य में कर्म हमेशा प्रथमा विभक्ति में होगा, तो ये मातरम को आप प्रथमा में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, माता होगा। तेना माता यहाँ पर है कोई, अरे वाह गजब, है ना। तो डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, तेना माता स्मर्यते, ठीक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। त्रिभाषा सूत्र में वैकल्पिक भाषा क्या है? यहाँ विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, अगर आपसे सवाल पूछता है, ठीक है, भारत की भाषा शिक्षा नीति कौन सी है, भाषा शिक्षा नीति कौन सी है, शिक्षा नीति कौन सी है, अगर आपसे सवाल पूछता है तो त्रिभाषा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। और त्रिभाषा सूत्र में जो संस्कृत है वो वैकल्पिक भाषा के तौर पर है, ठीक है। संस्कृत जो है वैकल्पिक भाषा के तौर पर है, मातृभाषा प्रथम भाषा है, प्रथम भाषा है, ध्यान रखिएगा इसको, यानी त्रिभाषा सूत्र के फॉर्मूला में, ठीक है। और क्षेत्रीय भाषा को द्वितीय भाषा के अंतर्गत हम रखते हैं, द्वितीय भाषा, ठीक है, या फिर अंग्रेजी को हम द्वितीय भाषा के रूप में वैकल्पिक तौर पर देखते हैं, और तृतीय के अंतर्गत आधुनिक भारतीय भाषाएं और जर्मन, फ्रेंच इत्यादि को बताया गया है। फिर ठीक है, ज़्यादा डिटेल्स में आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, वो सीटेट के लिए बहुत उपयोगी होगा, लेकिन इसके लिए यहाँ पर इतना उपयोगी नहीं है वो, ठीक है। सर्वस्मिन किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? सर्वस्मिन, ठीक है, सर्वस्मिन किस विभक्ति व वचन का रूप है? कहीं पर भी आपको स्मिन दिखाई पड़े, पूर्वस्मिन, एकस्मिन, तस्मिन, कस्मिन इत्यादि कहीं पर भी आपको दिखाई पड़े तो ये सप्तमी एक वचन का होगा, यहाँ ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से अगर कहीं पर स्मात दिखाई पड़े तो ये पंचमी एक वचन का होगा, इसको भी ध्यान रखिएगा विशेषतः आप लोगों के लिए। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए फिर से एक बार इन्फॉर्मेशन, संस्कृत बाय सागर सर इस नाम से मेरा टेलीग्राम है, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो वहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अगले सवाल को देख लेते हैं। संग्रह का विलोम शब्द होगा विस्तृत, विकल्प, वियोग और अपरिग्रह। संग्रह का मतलब इकट्ठा करना, है ना, इकट्ठा करना या फिर एकत्रित कर लेना,
ठीक है। तो यहाँ पर अपरिग्रह का मतलब होता है कुछ भी न लेना, कुछ भी ग्रहण न करना, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा राइट, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा, 17वें सवाल को देखिएगा। ये क्या कहता है, भूतकालिक क्रियापद को दर्शाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। भूतकालिक क्रियापद को दर्शाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होता है, आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो ये तवतु और देखिएगा त और तवतु प्रत्यय का प्रयोग हम भूतकालिक क्रियापद को दर्शाने के लिए करते हैं और इन दोनों प्रत्ययों की संज्ञा निष्ठा संज्ञा होती है, ध्यान रखिएगा। अब इसको एक बार स्वयं से जज करके इसको अपने आप में वो करिएगा, ठीक है, विश्लेषण करिएगा। तवतु प्रत्यय और ठीक है मतु प्रत्यय में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं बच्चे, ठीक है, कंफ्यूज होते हैं, इसको एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। तवतु प्रत्यय का प्रयोग केवल धातु से लगता है, मतु प्रत्यय का प्रयोग हमेशा शब्द से लगता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले त्वा प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर कर के इस अर्थ में होता है। सानच का प्रयोग जो है क्रिया की निरंतरता, क्रिया की निरंतरता, ठीक है। और तवतु प्रत्यय को तो आपको बता ही दिया और यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखिएगा, भाष्यकार कौन है, पाणिनि है, कात्यायन है, पतंजलि है, भट्टोजी दीक्षित हैं। भट्टोजी दीक्षित वृत्तिकार हैं, वृत्तिकार, ध्यान रखिएगा, पता चल रहा है, ठीक है। वार्तिककार, ठीक है, वार्तिककार और वृत्तिकार इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। वार्तिककार और वाक्यकार ये दोनों ही, वाक्यकार ये दोनों ही क्या हैं, कात्यायन है। और पाणिनि सूत्रकार हैं, सूत्र को करने वाला, कार का मतलब करने वाला या फिर बनाने वाला, सूत्र को बनाने वाले पाणिनि हैं, वार्तिक को लिखने वाले कात्यायन हैं और वाक्य को लिखने वाले कात्यायन हैं और पतंजलि यहाँ पर भाष्यकार हैं। इसलिए आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा, थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग का उच्चारण स्थान है, ग का उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है, कंठ, तालु, दंत एवं नासिका एवं मूर्धा, ठीक है। तो आपको पता है कि अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, विसर्जनीयानाम कंठः, है ना, ये आपको पता है अच्छे से, क्योंकि कु से तात्पर्य यहाँ पर कवर्ग है, क, ख, ग, घ और ङ है। तो यहाँ ग से तात्पर्य यहाँ पर कंठ हो जाएगा। आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर, कंठ। सह गच्छति वाक्य में वाच्य कौन सा है, इससे कठिन सवाल नहीं आएगा, ये भी मैं आपको बता दूं, इससे सरल ही प्रश्न पत्र रहेगा। सह गच्छति वाक्य में वाच्य है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। सह गच्छति में, ठीक है, क्योंकि सह यहाँ पर प्रथम पुरुष का, प्रथम पुरुष, ठीक है, प्रथमा विभक्ति का है और गच्छति यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन का है। तो इस प्रकार से ये कर्तृवाच्य है, जहाँ कर्ता के अनुसार क्रियापद चले उसको हम कर्तृवाच्य कहते हैं, ठीक है। पठ धन तुमुन का शुद्ध रूप क्या होगा, पेठितुम, पठितुम, पठतुम, पठतुम, क्या होगा इसका राइट आंसर, ध्यान रखिएगा, पठितुम होगा। इसी प्रकार से हस धातु से तुमुन प्रत्यय करने पर हसितुम, लिख धातु से तुमुन प्रत्यय करने पर लेखितुम, ध्यान रखिएगा, इकार का ए गुण हो जाएगा लेखितुम, ठीक है। और यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। साधु इमऊ, यहाँ पर संधि कौन सी होगी, पूर्व रूप, पर रूप, प्रकृति भाव, ये तीनों संधियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं स्वर संधि के परिप्रेक्ष्य में। इसको एक बार रिवीजन जरूर कीजिएगा, क्योंकि ठीक है, अगर हिंदी से पृथक अगर संस्कृत की संधियाँ पूछना चाहे तो ये इन्हीं 3 में से कोई एक प्रश्न पूछ देगा, इन तीनों में से। साधु इमऊ, यहाँ पर साधु क्या है, द्विवचन का है और उकारांत भी है ना, और यहाँ पर इमो पीछे क्या है, स्वर है, तो इसलिए यहाँ पर प्रकृति भाव है, संधि करने पर भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर प्रकृति भाव है। सूत्र क्या है, इदुदेत द्विवचनम, इदुदेत द्विवचनम प्रगृह्यम, इसका सूत्र है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते का पर्यायवाची नहीं है, रास्ते का, ठीक है, ठीक है,
तो रास्ते का पर्यायवाची कौन सी नहीं है, आपसे सवाल पूछ रहा है। चेतः, पथ, मार्गः, वर्तमः। वो पंकज उदास की आपको गाना याद होगा ना, जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, है ना। ये आप लोगों को याद होगा। तो यहाँ रास्ते का पर्यायवाची नहीं है, आपसे पूछा है। तो ये चेतः का मतलब होता है मन होता है, ठीक है। मन का पर्याय हो जाएगा यहाँ पर मन, है ना। तो मन का पर्याय क्या है, चेत होगा। यहाँ पर पथ, मार्ग, वर्तम ये सब रास्ता का पर्यायवाची है। नेक्स्ट देखिएगा, चतुर्मुखः पद में समास होगा, ठीक है। चत्वारि मुखानि यस्य सः, यानी चार मुखें हैं जिसकी, चार चेहरे हैं जिसकी, उसको हम क्या कहते हैं, चतुर्मुख कहते हैं, है ना। जहां पर भी यस्य सः और ठीक है यस्याह सा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा आपको विग्रह दिखाई पड़े तो समझ लीजिएगा बहुरी समास है। और चतुर्मुख का मतलब होगा ब्रह्मा, है ना, ब्रह्मा जी, ठीक। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल को देखते हैं। उससे पहले आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि पीडीएफ के लिए आपको संस्कृत बाय सागर सर इस टेलीग्राम से जुड़ना है। उसके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। संस्कृत भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है परिवार, शिक्षक, विद्यालय, भाषा का व्याकरण। ध्यान रखिएगा, भाषा अर्जन की बातचीत कर रहा है। भाषा अधिगम और भाषा अर्जन दोनों में अंतर है, परिवेश का अंतर है दोनों में, ठीक है। भाषा अधिगम और भाषा अर्जन, ध्यान रखिएगा, भाषा अर्जन में दोनों में परिवेश का अंतर है। तो देखिएगा, भाषा अर्जन में हम स्वाभाविक तरीके से भाषा को सीखते हैं। तो स्वाभाविक तरीके से जब भाषा सीखेंगे तो परिवार ही आपको सहायता करेगा। इसलिए आपका आंसर यहाँ पर ए होगा, राइट। भाषा के पठन कौशल से अभिप्राय है लिपि चिन्हों की पहचान करना, शब्दों को पढ़ना, वाक्यों को पढ़ना, अर्थबोध पूर्वक पढ़ना। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अर्थबोध पूर्वक पढ़ना। भाषा कौशलों का जैसे आपसे कहा जाए कि श्रवण का मतलब क्या होगा, आपसे पूछा जाए तो अर्थ अवबोध पूर्वक सुन, यानी श्रवण करना, इसका अर्थ होगा। ध्यान रखिएगा, और सुनकर के आप प्रतिक्रिया दे सको। इसी प्रकार से पठन का मतलब क्या होगा, अर्थ अवबोध पूर्वक पढ़ना। लिखने का मतलब अर्थ अवगति पूर्वक, ठीक है, यानी भावों को प्रस्तुति करना लिखने का मतलब होगा, ठीक। ध्यान रखिएगा इसको, बहुत अच्छा प्रश्न है। सेवमानः का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा, सेवशानच, सेवमानच, सेवमान, सेवआन। ध्यान रखिएगा, अगर ऐसे ऑप्शन में रहे तो मूल प्रत्यय सानच होता है, मानच, माना, आना नहीं होता है। और ध्यान रखिएगा, संस्कृत में ये प्रत्यय नहीं होते हैं, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। एति, स्तु, शास, ब्री, दृंग, जुषः धातु से प्रत्यय होता है, जुस धातु से प्रत्यय होता है। एति से रूप बनता है यहाँ पर इत्यह रूप बनता है। ध्यान रखिएगा, देखिएगा, स्तु से स्तुत्यः रूप बनता है, ठीक है। इसी प्रकार से सास से, ध्यान रखिएगा, सास से शिष्य पद बनता है। ध्यान रखिए इसको भी, बहुत महत्वपूर्ण ये तीनों हैं, स्तुत्य और शिष्य, ये दो पद बहुत महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। यहाँ पर क्यप प्रत्यय का विधान हुआ है, क्यप प्रत्यय का विधान हुआ है। क्यप एक कृत्य प्रत्यय है, ठीक है। क्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ठीक है। कृत्य प्रत्यय का प्रयोग होता है, ठीक है। कृत्य प्रत्ययों की संख्या 7 है। कृत्य प्रत्यय का प्रयोग भाववाच्य और कर्मवाच्य में प्रयुक्त होता है, इसको नोट कर लेंगे अच्छे से। और यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल को देख लेते हैं। काव्यालंकार के रचयिता हैं, काव्यालंकार के कर्ता कौन हैं, विश्वनाथ। विश्वनाथ साहित्य दर्पण के कर्ता हैं, साहित्य दर्पण। और इनकी काव्य की परिभाषा क्या है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी रसात्मक वाक्य ही काव्य बनता है। भामह की बात करें तो भामह ने काव्यालंकार लिखा है। भामह जो है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भी हैं, अलंकार संप्रदाय के, तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, राइट। आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और इनकी रचना का नाम क्या है, ध्वन्यालोक।
ध्वन्यालोक। ध्यान रखिएगा, कुंतक की बात करें तो कुंतक जो है वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और इनके रचना का नाम है वक्रोक्ति जीवितम। ठीक है, और यहाँ आपका आंसर क्या होगा, बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल को देख लेते हैं। चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों में किस किस वर्ण की 2 बार आवृत्ति हुई है? लकार एवं हकार की, रकार एवं लकार की, णकार एवं हकार की, ककार एवं हकार की। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। तो यहाँ पर ण एवं ह की आवृत्ति हुई है। ण जो है इत्संज्ञक रूप में 2 बार है, ह जो है बिना इत्संज्ञक 2 बार प्रयुक्त हुआ है, इसलिए आपका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा राइट। और बताइएगा किस प्रकार से आप लोगों की तैयारी चल रही है। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी, दुख, दर्द, पीड़ा अगर हो रही हो तो उसको भी कमेंट में डाल दीजिएगा। अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद आप सबका।